नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी उपराष्ट्रपति से संबंधित, वहां पर हमने अनुच्छेद 63, 64, 65 और 66 तक की बात कर ली थी। आज सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 67, 68, 69 और 70 तक। तो 4 अनुच्छेदों पर हम लोग विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वाला पहले वाला पार्ट 1 उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आप क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगली बात ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो चीज़ों को रटते हैं, तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं, जबरन अपने दिमाग में ठूंसना चाहते हैं और यही वजह है कि चीज़ें उनको कुछ समय बाद भूल जाती हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर संविधान पढ़ाने या रटाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप संविधान की एक बेहतर समझ बना सकें और एक उसकी जो अवधारणा है, उसके जो तथ्य हैं उनको समझ सकें, और एक दूसरे के जो अनुच्छेद हैं, एक दूसरे की जो बातें हैं अनुच्छेदों की अलग अलग, उन बातों को आप आपस में लिंक करके समझ सकें। तो आप जब चीज़ों को जोड़ करके पढ़ेंगे एक दूसरे को तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और एज ए नागरिक आपको संविधान की समझ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश के जो राजनेता हैं जिन पर हम अक्सर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, हमारे देश की जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं उनको माना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल हैं, हम भी इसके भागीदार हैं। वो ऐसे भागीदार हैं कि हमें जब अपने अधिकारों के बारे में, अपने संविधान के बारे में, जिससे ये पूरा देश संचालित होता है, देश का सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति का, और इसके अलावा जो वास्तविक जो पद है, वास्तविक जो शक्तिशाली पद है प्रधानमंत्री का, सारे के सारे जो संवैधानिक पद हैं वो सारे के सारे संविधान से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, संविधान के प्रावधानों के तहत ही काम करते हैं। तो सर्वोच्च क्या हो गया? संविधान हो गया। तो जो चीज़, जिस चीज़ से हमारा देश पूरा संचालित होता है, शासन प्रशासन की चीज़ें संचालित होती हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी उसको समझें। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप संविधान को एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक कह सकते हैं आपके लिए वो जिम्मेदारी है उसको समझना, उसको पढ़ना, अगर आप ऐसे लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आप देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और अगर आप देश के जागरूक और समझदार नागरिक बनते हैं तो मुझे ये लगता है कि देश के जो राजनेता हैं जिन पर अक्सर हम लोग उंगली उठाते हैं कि उन्होंने सही से काम नहीं किया या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से नहीं किया है, तो ये चीज़ जो है हम उनके खिलाफ कुछ बातें कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं। इस देश की जनता सवाल करना जिस दिन जान जाएगी तो हमें जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसको कई बार ऐसा भी होता है, ये जो मीडिया जिसे बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि राजनेता के द्वारा इनको खरीद लिया जाता है, तो ये जो चौथा स्तंभ है वो भी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि इस देश की जनता, जिसके द्वारा ये लोकतंत्र स्थापित है, जिसके द्वारा कह सकते हैं इस देश की जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है, तो एक तरीके से जनता संविधान से भी ज़्यादा सर्वोच्च है। तो उस देश की जनता को अगर अपने द्वारा बनाए गए उस आइन के बारे में, उस विधि के बारे में अगर सामान्य सी जानकारी भी नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि देश के सत्ता पर काबिज जो लोग हैं वो हम अपने पदों का दुरुपयोग जरूर करेंगे। तो वो अपने पदों का दुरुपयोग ना कर पाएँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करें। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों के बारे में और इस देश का संविधान क्या कहता है, देश के संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, अगर उनको हम जान लेंगे एक नागरिक के तौर पर इस देश के, तो हम सवाल कर सकते हैं। और इस देश की जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि देश का सर्वोच्च से सर्वोच्च जो पदाधिकारी है वो भी नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि वो भी निर्वाचित किया गया है इस देश की जनता के कल्याण के लिए ही। यहाँ तक कि आप जानते भी हैं कि हमारे देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, वो भी संविधान के रक्षा परिरक्षा की शपथ लेता है और देश की सेवा और उसके कल्याण की भी शपथ लेता है। तो इस देश का जो प्रथम नागरिक है, जो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है, अगर वो देश की
देश के जनता के लिए, अगर कल्याण के लिए अगर वो शपथ लेता है तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लिए उन्होंने शपथ ली है तो क्या किया उन्होंने। इसलिए हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय कम से कम अपने कर्तव्यों और अपने जानकारी और अपने अधिकारों के प्रति हमें जरूर जागरूक होना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक विषय के तौर पर संविधान को नहीं, बल्कि अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पर अगर आप इसको लेते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हम 4 अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 70। हम बेहतर तरीके से यहाँ पर संविधान की समझ बनाएंगे और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहली बात जो अनुच्छेद 67 में लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो पदावधि का मतलब क्या है? कार्यकाल, कि राष्ट्रपति जो निर्वाचित होकर के आएगा वो कितने समय तक रहेगा। तो साफ साफ संविधान में अनुच्छेद 67 में लिखा गया है कि वो कब तक रहेगा। वो उसका कार्यकाल दोस्तों होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इसी अनुच्छेद में दूसरी बात लिखी गई है कि इसके पहले भी वो चाहे तो अपने पद का त्याग कर सकता है, और इस त्याग पत्र से जो त्याग पत्र देगा वो किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित करेगा। इसका मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 67 में है। अब बात ये आती है क्या इसके अलावा भी कोई प्रावधान है? हाँ, तो इसके अलावा भी प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अब ये हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 67 में दिया गया है। प्रक्रिया क्या होगी कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में क्यों लाया जाएगा? उसका मतलब ये है चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, तो हमें उसको हटाने के लिए राज्यसभा में ही सबसे पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अब इसका मतलब एक सवाल और भी दिमाग में आएगा कि राज्यसभा में लाया जाएगा और उसके बाद क्या लोकसभा में मिलाया जाएगा। तो मैं आगे अभी उसके बारे में बताता हूं। हालांकि पहले आप ये समझिए कि राज्यसभा में प्रक्रिया क्या होगी। राज्यसभा में प्रक्रिया ये होगी कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, और उस राज्यसभा के जो तात्कालिक सदस्य हैं, संविधान में शब्द लिखा गया है तात्कालिक सदस्य। तात्कालिक सदस्य का मतलब ये है कि जैसे राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, मान लो कि उस समय कुछ पद खाली हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शब्द जोड़ दिया गया है कि तात्कालिक सदस्य, जितने सदस्य हैं उस समय, जो सीटें खाली उनसे कोई लेना देना नहीं है, जितने तात्कालिक सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा सिर्फ इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ चलो ठीक है, अगर आपने पारित कर दिया है तो सही है, इस बात से अगर वो सहमत हो जाता है, सिर्फ इतना ही, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रश्न भी बन सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति को उसको हटाए जाने से संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया है उसके पहले क्या कुछ उसको सूचना दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। जिस तरह से राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है महाभियोग प्रस्ताव के दौरान, उसी तरह यहाँ भी उपराष्ट्रपति को जिस दिन राज्यसभा में उसको हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा, उस दिन से 14 दिन पहले, उस तिथि से 14 दिन पहले उसे एक सूचना दी जाएगी। तिथि से कितना दिन पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व, जिस दिन राज्यसभा में उसको हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा, उस दिन से 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना दे दी जाएगी। ये बात का उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों? इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 67 में है। तो ये बात हो गई। लास्ट बात इसी अनुच्छेद में क्या लिखी गई है कि जो निर्वाचित उपराष्ट्रपति है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अर्थात मान लो कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मान लो चुनाव देर में हो पाए हैं, उपराष्ट्रपति जो नया वाला आ रहा है उसको कुछ समय लग रहा है, 1-2 महीना, तो ऐसी स्थिति में जो पहले वाला, ऐसा नहीं कि 5 वर्ष खत्म तो फिर उपराष्ट्रपति खत्म, उपराष्ट्रपति का पद तब तक वो अपना पद धारण करता रहेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इस बात का भी उल्लेख है। कभी ऐसी
कंडीशन बन सकती है कि 5 वर्ष के बाद भी अगर नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आता है तो पहले वाला बना रहेगा, इसलिए इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 67 में है। तो ये जो बातें हैं कुछ वो अनुच्छेद 67 में हमने बात की, ये लिखी गई हैं साफ साफ तौर पर। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 68। इस पे क्या लिखा गया है आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, साफ साफ यही बात लिखी गई है। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसका मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये लिखी गई है। पहली बात यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो बात है इसका मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही जो नया है उसका निर्वाचन कर लिया जाएगा। हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि 5 वर्ष समाप्त हो जाए उसके बाद फिर निर्वाचन होगा। अगर 5 वर्ष समाप्त हो जाएगा फिर हम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो समय अधिक लगेगा, इसलिए पद कार्यकाल समाप्त ना होने पाए उसके पहले ही निर्वाचन कर लिया जाता है। इस बात को याद रखिए। ये जो है इसी अनुच्छेद 68 में लिखी गई है कि अवधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन, अवधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन, ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 68 में। एक बात तो ये। दूसरी बात इसी अनुच्छेद 68 में लिखी गई है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। मतलब अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही निर्वाचन कर लिया जाएगा। एक बात यहाँ पर यह है। दूसरी बात यह है कि आकस्मिक रिक्ति हो जाए या पद त्याग दे उपराष्ट्रपति, मतलब 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले ही, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ शब्द लिखा गया है कि यथाशीघ्र चुनाव करवा लिए जाएंगे, यथाशीघ्र निर्वाचन होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये जानकारी, जो गलत जानकारी रहती है उनको, कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल नहीं। संविधान में साफ साफ लिखा गया है अनुच्छेद 68 में कि यथाशीघ्र, किसी समय का उल्लेख नहीं किया गया है, जल्दी से जल्दी जो है निर्वाचन करा लिए जाएंगे। इस बात का उल्लेख लिखा गया, इस शब्द को यूज किया गया है कि यथाशीघ्र निर्वाचन करा लिया जाएगा। इसके बाद जो अगली बात यहाँ पर आप पढ़े हैं कि निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, अब जब जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे तो जो मान लो 3 वर्ष के दौरान बाद में ही या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उसने अपना पद त्याग दिया, तो ऐसे में जो कार्यकाल बचा वो 2 वर्ष का बचा। तो याद रखिए सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा कि वो शेष समय जो नया निर्वाचित व्यक्ति है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचित हुआ है वो शेष समय के लिए उपराष्ट्रपति रहेगा या पूरे 5 वर्ष के लिए रहेगा। तो साफ साफ उल्लेख किसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि वो शेष अवधि के लिए नहीं रहेगा बल्कि वो टोटल 5 वर्ष के लिए ही रहेगा। अर्थात 3 वर्ष तो पहले वाला उपराष्ट्रपति ने पद धारण किया, लेकिन अगला जो निर्वाचित होकर के आएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, न कि शेष 2 वर्ष के लिए होगा। राइट। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में आप रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें हमने 3 बातें की। पहली बात कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा उपराष्ट्रपति का, और दूसरी बात उसका निर्वाचन यथाशीघ्र कर लिया जाएगा, यथाशीघ्र किया जाएगा। और तीसरी बात यह है यहाँ पर कि जो नया निर्वाचित व्यक्ति है वो पूरे 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करेगा। राइट। तो ये बातें जो है कहाँ लिखी गई हैं, अनुच्छेद 68 में। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 69 में, 69 में, आर्टिकल 69 में। इसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, इस बात का उल्लेख है। और कई बार सवाल आता है कि शपथ के बारे में तो पता है लेकिन प्रतिज्ञान क्या है, अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन का दोस्तों अर्थ है प्रतिज्ञा लेना, निष्ठा पूर्वक किसी कार्य की शपथ लेना कि मैं ऐसा करके ही रहूँगा, मैं करूँगा, एक तरीके की प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञान का मतलब क्या हुआ, प्रतिज्ञा लेना, और उसी से संबंधित शब्द है शपथ, ओथ। राइट। तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है, अनुच्छेद 69। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि राष्ट्रपति अपनी शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है, ये आपको आंसर बताना है। हालांकि मैं वीडियो में बता भी चुका हूं जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है
कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है। अब सबसे अच्छा सवाल यहाँ पर ये आ सकता है कि एक तो प्रश्न आपने ये जाना कि उपराष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है, अनुच्छेद 69 के तहत। अब इसको शपथ दिलाता कौन है, इसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अब सवाल ये उठेगा कि अगर राष्ट्रपति ना हो, अगर राष्ट्रपति ना हो तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली बात कि ऐसी स्थिति होगी ही नहीं कि राष्ट्रपति ना हो, ऐसी कभी भी स्थिति नहीं बनेगी। राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इस कंडीशन कभी बनेगी ही नहीं कि राष्ट्रपति का पद खाली हो, ये एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें लिखा गया है साफ साफ कि उपराष्ट्रपति को शपथ, वो किसके समक्ष शपथ लेगा, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। और एक बात लिखी गई है कि या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है। अगर ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति मौजूद नहीं हो पाता तो उसके द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होगा वो भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। इस बात का उल्लेख इसी अनुच्छेद 69 में किया गया है। एक और बात आती है, तीसरी बात आती है कि उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था अनुच्छेद 60 में कि राष्ट्रपति संविधान के रक्षण, परिरक्षण और जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो नोट कर सकता है कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ में अंतर है? तो यस, बिल्कुल अंतर है। उनकी शपथ में जो मैंने शब्द कहे, राष्ट्रपति की शपथ में क्या है कि वो संविधान के रक्षण, परिरक्षण और जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेते हैं। ये बात जो है अलग है। और यहाँ उपराष्ट्रपति में क्या है कि ये कहते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूँगा। तो यहाँ पर जो है संविधान की रक्षा, जनता की सेवा और कल्याण जैसे शब्द यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ में। जबकि राष्ट्रपति की शपथ में हमें ये जो शब्द मैंने बताए कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है, ये बात जो है उपराष्ट्रपति की शपथ से अलग बात है। एक बात, अगली बात यह है कि इनकी उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ पर है, इसकी शपथ का प्रारूप, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनमें इस प्रश्न की बात की गई है। चलिए मैं उन प्रश्नों में जब उसका जवाब दूंगा तब बात करूंगा। तो यहाँ पर हमने बात की कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो है उसकी शपथ क्या होगी उसके बारे में मैंने बात की। मैं अमुक व्यक्ति, अमुक शब्द जोड़ा गया है, अर्थात ये जो भी उपराष्ट्रपति आएगा, जिसे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, जगदीप धनखड़, राइट। तो इन्होंने जब शपथ ली होगी तो अपना नाम जोड़ा होगा। इसीलिए संविधान में जो प्रारूप दिया गया है उपराष्ट्रपति से संबंधित, उसमें लिखा गया है कि मैं अमुक व्यक्ति। करते हैं अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अर्थात इस अध्याय में, जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में जितने भी उपबंध किए गए हैं, उन उपबंधों में अगर राष्ट्रपति के कृत्यों से संबंधित अगर कोई समस्या और आती है, कोई आकस्मिकता आती है, जो बातें लिखी गई हैं उनके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, तो इसके लिए फिर नियम बनाने का काम जो है वो संसद करेगी। यहाँ पर कौन नियम बनाएगा, वो संसद नियम बनाएगी, ठीक है, कि राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन और कैसे किया जा सकता है अगर और विभिन्न तरीके की कोई आकस्मिक स्थिति बनती है। अर्थात जो आकस्मिक स्थिति दी गई है राष्ट्रपति के बारे में कि वो उस पद त्याग दे, उसकी मृत्यु हो जाए, बीमारी में, अनुपस्थिति में, इसके अलावा भी और अगर कोई आकस्मिकता आती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन कैसे होगा,
उसके बारे में, हालांकि वहाँ लिखा गया है अन्य कारणों से, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो संसद इसके लिए एक कोई नियम बना सकती है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 70 में दिया गया है। तो हमने अनुच्छेद 67, 68, 69, 70 को यहाँ पर समझा, पढ़ा। अब कुछ जो आपके मन में सवाल आते हैं उन सवालों को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। एक एक प्रश्न को, बहुत अच्छी प्रश्न है, आपको जरूर सुनने चाहिए। एक एक प्रश्न पर बात की जाएगी। पहला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा। तो मैंने बताया कि ऐसी स्थिति कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होगा। ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अगली बात है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप उससे संबंधित अनुच्छेद 69 में है। जबकि मैंने पहले भी कई बार पढ़ाया हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल से संबंधित जो शपथ व प्रतिज्ञान है वो उनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह, इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। ठीक है, याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख जो है अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख है वो उनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। जैसे कि हमने अगर राष्ट्रपति की बात की तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, जबकि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। याद रखिए। अगली जो बात है, अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं, अगर आकस्मिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति ना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो राष्ट्रपति का काम करेगा वो करेगा भारत के सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और ऐसी स्थिति एक बार बनी भी थी। कब बनी थी दोस्तों? 1969 में, 1969 ईस्वी में देश के प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उनके पद के दौरान ही, अवधि के दौरान ही। और उसके बाद ऐसे में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का पद कैसे खाली हुआ? उस दौरान जो वीवी गिरी हैं वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो वीवी गिरी ने क्या किया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को त्याग दिया। तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु की वजह से, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हुआ था उनके त्यागपत्र की वजह से। तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों के दोनों पद खाली हो जाते हैं। राइट। तो तब जो पहली बार ऐसी स्थिति बनी, और ये स्थिति अभी तक एक बार ही बनी है, कि उस समय के जो तत्कालीन भारत के 11वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एम हिदायतुल्ला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एम हिदायतुल्ला भी सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। जिस तरीके से हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात की, जाकिर हुसैन भी देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला थे, जो कि 11वें नंबर के थे। जबकि राष्ट्रपति की बात करें, जाकिर हुसैन 3रे नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो है राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। 1969 ईस्वी की ये बात है। ठीक है, इसका जवाब मिला। उसके बाद हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन 4 की। उपराष्ट्रपति को वो वेतन कितना मिलता है? पिछले वीडियो में ये बात रह गई थी। वो इसलिए रह गई थी क्योंकि जो हमने अनुच्छेद पढ़े थे 63, 64, 65, 66, उनमें कहीं पर भी उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित बात नहीं थी। तो इसलिए सवाल उठता है यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है व इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में कहीं पर भी उसके वेतन को लेकर के बात नहीं मिलती है। ठीक है, चूंकि वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और मैंने पहले बताया था कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता, बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। ठीक, तो एक जवाब तो आपको ये मिला। और इसका उपबंध जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो मैंने बताया भी था कि अनुच्छेद 97 के जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति से संबंधित वेतन की बात की गई है।
अगली बात यहाँ पर लिखा गया है कि कितना वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को वर्तमान में अगर बात करें तो 4 लाख रुपए वेतन मिलता है, प्लस उसको जो भत्ते हैं वो मिलते हैं, प्लस उसको पेंशन भी मिलती है 1.5 लाख रुपए, प्लस जो अन्य सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि ये जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलते हैं, ये उपराष्ट्रपति के वेतन को तय कौन करता है? और ये प्रश्न जो है हमने यहाँ पर रखा भी है कि वेतन तय कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? तो मैं यहीं पर बता दूं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो संसद तय करती है। बहुत अच्छा ये सवाल हो सकता है, कौन तय करता है? संसद। और इसके लिए बाकायदा एक अधिनियम बना है, संसद अधिकारी एवं भत्ते अधिनियम 1953। संसद अधिकारी भत्ते अधिनियम 1953, इसके तहत ही संसद जो है वो इनके वेतन को तय करती है कि कितना वेतन दिया जाए। तो फिलहाल वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है, उसके साथ भत्ते प्लस पेंशन, और पेंशन कितनी है? 1.5 लाख रुपए है। अन्य जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं, उन सुविधाओं के बारे में बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। और अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन जो है वो कितना है दोस्तों? 5 लाख प्रति माह, 5 लाख प्रति माह, और बाकी सारी चीज़ें वही कि 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन, भत्ते और अन्य सारी सुविधाएं। लेकिन राष्ट्रपति के पे एक और चीज़ प्लस है, वो प्लस यह है कि राष्ट्रपति की पत्नी को प्रति माह 30,000 रुपये मिलता है। यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए है। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह, भत्ते पेंशन सब एक्स्ट्रा अलग से हैं, और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है, भत्ते पेंशन प्लस अन्य सुविधाएं। तो ये जो है संसद अधिकारी अधिनियम 1953 के तहत तय किया जाता है। कौन तय करता है? संसद तय करती है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो दोस्तों वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से, कॉन्सुलेटेड फंड। तो ये जो भारत की संचित निधि है, इसका उल्लेख कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उल्लेख 266 में, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। और इस संचित निधि क्या है? जो राज्यों से जो राजस्व प्राप्त होता है और केंद्र सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है, वो सारा का सारा जाकर के इकट्ठा होता है संचित निधि के बारे में। हालांकि डिटेल से इसकी मैं बात जब करूँगा 266 अनुच्छेद की, तब और बेहतर तरीके से आपको बताऊँगा। अभी इतना सिर्फ याद रखिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्योंकि अब राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, और संविधान के अतिक्रमण की वजह से ही उस पर महाभियोग लगता है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ नहीं लेता, इसलिए संविधान के अतिक्रमण की कोई संभावना यहाँ पर नहीं बनती है। हालांकि वो कर सकता है, लेकिन महाभियोग जैसे शब्द का उल्लेख इसके लिए संविधान में नहीं किया गया है कहीं पर। क्योंकि अब इसको हटाने का जो प्रक्रिया है वो मैंने पहले ही बता दिया कि जो राज्यसभा के सदस्य जिस तरीके से हटाए जाते हैं, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। तो ये कई सारे प्रश्न थे जिनका मैंने उत्तर दिया, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा इसी तरीके से समझाने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।